students, myself Ganesh Chauhan, Senior Botany Faculty CLC सीकर। हम लोग आज सेल बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। सेल बायोलॉजी का जनरल इंट्रोडक्शन, उससे रिलेटेड जो इनिशियल स्टडी है उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आप इसे ध्यान से सुने, समझें आखिर सेल और साइटोलॉजी में हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सेल बायोलॉजी है क्या? सबसे पहले तो बात ये आती है कि सेल बायोलॉजी में या साइटोलॉजी में किस चीज़ को स्टडी करते हैं। तो कह सकते हैं कि जीव विज्ञान की शाखा, जीव विज्ञान की शाखा जिसमें कोशिका के प्रकार तथा आंतरिक संरचना का अध्ययन होता है, कोशिका विज्ञान कहलाता है। कोशिका विज्ञान कहलाता है। अब जब भी बायोलॉजी की कोई एक ब्रांच होती है तो जाहिर सी बात है उसका एक जनक भी होता है, उसका एक फाउंडर भी होता है, जिसने उस ब्रांच का इनिशियल स्टेप लिया होता है, इनिशियल स्टडी को प्रमोट किया होता है। तो कहा जाता है कि रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 में पहली कोशिका को कॉर्क से स्टडी किया था, उन्हीं को कोशिका विज्ञान का जनक मानते हैं। तो रॉबर्ट हुक इज नॉन एज फादर ऑफ साइटोलॉजी। तो कह सकते हैं रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है, क्यों माना जाता है? इन्होंने ऐसा क्या काम किया? तो इन्होंने 1665 में कॉर्क क्या होती है? एक्चुअली प्लांट का आउटर पार्ट होता है जो नॉन लिविंग टिश्यू से बना होता है, वो कॉर्क कहलाता है। उस कॉर्क की एक स्लाइस इन्होंने काटी थी और उस स्लाइस में कुछ कक्षनुमा, रूमनुमा संरचनाओं को देखा था, उसी को सबसे पहली सेल माना जाता है। और उस कक्षनुमा, रूमनुमा संरचना को रॉबर्ट हुक ने सेलुला नाम दिया था। वो सेलुला शब्द आज भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। किस नाम से? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। मतलब रुडोल्फ विर्चो ने ये बात बताई थी कि सेल पहले से उपस्थित सेल से ही बनती है। उस जगह एक सेंटेंस स्टडी किया गया है, तो उसमें लिखा है सेलुला। ये टर्म, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये टर्म आज भी एनसीईआरटी में मौजूद है। तो सेल का जो पहला टर्म आया था वो सेलुला के फॉर्म में आया था, बाद में यही सेलुला सेल में कन्वर्ट हुआ। तो कहा जाता है कि इन्होंने 1665 में कॉर्क से कक्षनुमा संरचना को
सेलुला नाम दिया। क्या नाम दिया? सेल्यूला, सेल्यूला नाम दिया। ठीक है, दिया, जो प्रथम कोशिका मानी जाती है। अच्छा, इन्होंने ऐसा सफल प्रयोग कैसे कर पाए? तो कहा जाता है कि इन्होंने ही 2 लेंस युक्त पहली सरल सूक्ष्मदर्शी को डिस्कवर किया था। सिंगल लेंस की जो माइक्रोस्कोप थी, सिंपल माइक्रोस्कोप, उसे डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट एंटोन वॉन लीवेनहॉक था, जिसने सबसे पहले जीवित कोशिका को स्टडी किया था। तो सेलुला नाम दिया। अच्छा, यानी कि इन्होंने कॉर्क से क्या देखा था? कुछ ऐसे कक्षनुमा संरचनाएं थीं, कुछ रूम लाइक स्ट्रक्चर्स थे, कुछ इस तरीके के। ये रूम लाइक स्ट्रक्चर्स को ही इन्होंने सेलुला नाम दिया था। मतलब ये जो सेल थी, जो स्ट्रक्चर था, इसी को इन्होंने नाम दिया सेलुला। और इस सेलुला के लिए कहा जाता है कि ये एक जीवित कोशिका नहीं है, ये तो एक मृत कोशिका है, क्योंकि कॉर्क क्या होता है? कॉर्क मृत होता है, तो ये भी एक तरीके से डेड सेल है। तो वास्तव में रॉबर्ट हुक ने जो पहली कोशिका डिस्कवर की थी, जो एक इंडिपेंडेंट यूनिट के फॉर्म में देखी थी, वो एक्चुअली सेलुला ही था। तो कहा जाता है कि इस सेलुला के बारे में उन्होंने अपनी एक किताब में लिखा है। तो कह सकते हैं सेलुला का वर्णन उन्होंने अपनी किताब माइक्रोग्राफिया में किया था। माइक्रोग्राफिया, ये उनकी किताब थी जो रॉबर्ट हुक ने लिखी थी। आज भी उसके अंदर इनिशियल जो डायग्राम है सेल के, जो उन्होंने कॉर्क से डिस्कवर किए थे, वो आज भी वहाँ पर प्रेजेंस है, मौजूद है। तो माइक्रोग्राफिया वर्णन इन्होंने अपनी किताब माइक्रोग्राफिया में प्रकाशित किया। इसके बारे में इन्होंने सबसे पहले अपनी किताब माइक्रोग्राफिया में दिया। अब बात ये आती है कि जीवित कोशिका को डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट कौन था? इससे भी पहले एक और चीज़, सीपी स्वानसन ये आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक माना जाता है। आधुनिक कोशिका विज्ञान जनक मानते हैं। ये अब एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो एनसीईआरटी में भी डिस्क्राइब की गई है, वो है लिविंग सेल के लिए। तो कहा जाता है एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने प्रथम जीवित कोशिका को जीवाणु मतलब बैक्टीरिया के रूप में खोजा था। तो फर्स्ट जो लिविंग सेल है, एनसीईआरटी में लिखा है कि फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय एंटोन वॉन लीवेनहॉक। ये नहीं है आगे कि वो जीवाणु के फॉर्म में था या किस फॉर्म में था, लेकिन इनका ये जो
स्टडी है या पॉइंट ऑफ व्यू है कि पहली जो जीवित कोशिका थी वो एंटोन वॉन लीवेनहॉक के द्वारा खोजी गई। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। इसी के बेसिस पर हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से भी एंटोन वॉन लीवेनहॉक को जानते हैं। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी का भी जो साइंटिस्ट है वो एंटोन वॉन लीवेनहॉक के नाम से जाना जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पहली जो जीवित कोशिका को अध्ययन किया था, डिस्कवर किया था, वो साइंटिस्ट था एंटोन वॉन लीवेनहॉक। एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने ही ये काम कैसे कर पाए, ऐसा उनके पास क्या था? तो कहा जाता है कि ये एक डच लेंस मेकर थे, यानी कि लेंस बनाते थे। इन्होंने एक लेंस की एक सरल सूक्ष्मदर्शी को बनाया था, सिंगल लेंस कंटेनिंग सिंपल माइक्रोस्कोप। उसी माइक्रोस्कोप की मदद से इन्होंने वाटर के अंदर सबसे पहली सेल को डिस्कवर किया था। कहा तो यहाँ तक जाता है कि इन्होंने ही सबसे पहले स्पर्म को स्टडी किया था। इन्होंने ही सीवेज वाटर में डिफरेंट अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी की थी। कुछ प्रोटिस्टा के सदस्यों को भी इन्होंने डिस्कवर किया था। तो ये वो पहला साइंटिस्ट था जिसने सेल के क्षेत्र में या माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया था। बहुत बड़ा ये स्टेप था जिसके बेसिस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी संभव हुई, पॉसिबल हुई। अब चूँकि एनसीईआरटी ने साइटोलॉजी जहाँ से स्टार्ट की है, हिंदी मीडियम में ख़ास तौर से, वहाँ एंटोन वॉन लीवेनहॉक का जिक्र कर रखा है, तो हमारे लिए ये सारे स्टडी काम की हो जाती है। इनके लिए एक पहलू और है कि इन्होंने जो पहला जीवित सेल खोजा था वो एक्चुअली दांतों की खुरचन से खोजा था, टीथ स्कम बोलते हैं, और उन्होंने उसे बैक्टीरिया नाम नहीं दिया था, उन्होंने उसको नाम दिया था एनीमोलेक्यूल, एनिमल्स लाइक मॉलिक्यूल, यानी कि वो बैक्टीरिया नहीं थे। बैक्टीरिया शब्द देने वाला साइंटिस्ट था एहरेनबर्ग। तो ये माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन है और पहली सेल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो कह सकते हैं इन्होंने जीवाणु को टीथ स्कम, दांतों की खुरचन, टीथ स्कम से खोजा और नाम क्या दे दिया, तथा नाम एनीमोलेक्यूल, एनीमोलेक्यूल दिया गया। ऐसे इन्होंने एनीमोलेक्यूल नाम दिया। ठीक है, तो टीथ स्कम से खोजा, तो ये एंटोन वॉन लीवेनहॉक के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन भी है हर ब्रांच का, जहाँ से वो स्टार्ट होती है उसमें कुछ साइंटिस्ट आते हैं। तो ये हो गई कहीं ना कहीं नॉन लिविंग सेल, रॉबर्ट हुक के द्वारा डिस्कवर सेल है, उसको सेलुला इन्होंने नाम दिया। और एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने दांतों की खुरचन से, टीथ स्कम से प्रथम जीवित कोशिका को डिस्कवर किया था, नाम दिया एनीमोलेक्यूल। ठीक है, अब बात आती है कि सेल क्या है, व्हाट इज सेल, मतलब कोशिका है क्या, कोशिका। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, कह सकते हैं यह है जीवन की, जीवन से मतलब है जीव की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक आधारभूत इकाई मानी जाती है। ठीक है, यह जीवन यानी कि जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक आधारभूत इकाई मानी जाती है।
कहा जाता है कि सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जीवों की आधारभूत बेसिक एक स्ट्रक्चर है, सेल है। सेल के बेसिस पर ही हम सभी जीवों का शारीरिक निर्माण होता है और सेल के बेसिस पर ही हम अपने शरीर की फंक्शनिंग को देखते हैं। विभिन्न प्रकार की जो प्रक्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं वो वास्तव में प्रत्येक कोशिका की सक्रियता के कारण होते हैं। तो हम समझें कि आखिर इसे हम संरचनात्मक इकाई क्यों कह रहे हैं और इसे हम क्रियात्मक इकाई क्यों कह रहे हैं। तो हम इस एस्पेक्ट को ध्यान से समझना है। इस पर अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, क्यों हम इसे एक संरचनात्मक इकाई मानते हैं। तो समझें, हम दोनों शब्दों को अलग अलग समझना चाहेंगे। इसे संरचनात्मक इकाई इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रत्येक जीव से मतलब है वो यूनिसेलुलर हो सकता है या फिर मल्टीसेलुलर हो सकता है। मल्टीसेलुलर कोशिकाओं से बना होता है, कोशिका से ही निर्मित होता है, कोशिका से ही ये निर्मित होता है। ठीक है, कोई भी जीव हो, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, युगलीना है, क्लेमाइडोमोनास है, ईस्ट है, मोनेरा के सदस्य हैं, ऑल दीज ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेलुलर। ये सब के सब एक कोशिका है। एक कोशिका के अंदर ही वो विभिन्न उपापचय क्रियाओं को संपन्न करते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जीव कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। अगर बहुकोशिकीय की बात की, जैसे सपन से ही ले लो, तो हम लोग भी कभी एक कोशिकीय जीव थे। मतलब जब स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज हुए थे तब जायगोट का फॉर्मेशन हुआ था। उसी जायगोट में समसूत्री विभाजन हुए और फिर एक एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से एक जीव का निर्माण हुआ। तो संरचनात्मक इकाई क्या हुई? कहीं ना कहीं कोशिका। जैसे एक मकान बनता है तो उसकी जो इकाई होती है वो ईंट होता है या पत्थर होता है, वो आपस में जुड़कर एक मकान का निर्माण करते हैं। तो यूनिट क्या हुई? वो छोटी सी यूनिट। वैसे ही हमारे शरीर की जो फॉर्मेशन है वो सेल से हुई है। ठीक है, अब एक और चीज़ समझ लेते हैं। क्या नेचर में सबसे छोटी इकाई क्या है? आप कह सकते हैं वो है एटम। एटम से मिलकर क्या बनता है? मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये मॉलिक्यूल कैसे हो सकते हैं? एनसीईआरटी में बायोमॉलिक्यूल के नाम से स्टडी की गई है। एक होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और एक होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। इसमें माइक्रो में स्टडी कर सकते हो आप, जैसे वाटर है, जैसे NaCl है, जैसे कुछ अमीनो एसिड हो सकते हैं। ऐसे माइनोट जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम है। बायोमॉलिक्यूल में कहा गया है कि जो 800 डाल्टन से इनका कम मॉलिक्यूलर वेट होता है वो माइक्रो कहलाते हैं, और 800 से ज़्यादा हो तो मैक्रो। इसमें किसे रखोगे? इसमें आएंगे कार्बोहाइड्रेट्स,
ऐसे, इसके बाद में आएगा वसा, और फिर हम रखेंगे प्रोटीन, और इसमें हम न्यूक्लिक अम्ल इनकी बात करेंगे। न्यूक्लिक अम्ल का मतलब है डीएनए आरएनए। तो ये एक छोटा सा एस्पेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में एक बात कही गई है कि कोशिका से कम कोई भी संरचना प्रकृति में स्वतंत्र अस्तित्व बनाने में सक्षम नहीं है। मतलब नो एनी वन स्ट्रक्चर लेस देन सेल may not represent independent living existence। कोशिका से कम कोई भी संरचना जीवित नहीं हो सकती। सरल भाषा में ये बात कही जाती है। इसे समझाने के लिए हमें इस पर बात करनी पड़ेगी। अच्छा, ये माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तब बनता है सेल, तब एक कोशिका का निर्माण होता है ना। हमारे शरीर में सेल कैसे बनती हैं? जब हम भोजन करते हैं, जब हम ये सभी बायोमॉलिक्यूल्स को इनटेक करते हैं, तभी हमारी बॉडी में नई सेल्स का कहीं ना कहीं फॉर्मेशन होता है। लेकिन जो नई सेल बनती है वो पहले से उपस्थित सेल से ही बनती है। यानी कि हमारा टोटल शरीर जायगोट से ही मिलकर बना है। नई सेल आप नए सिरे से नहीं बना सकते। तो कहने का मतलब ये हो जाता है कि यहाँ से यहाँ तक जो आप देख रहे हो वास्तव में एटम, मॉलिक्यूल और ये सब मॉलिक्यूल ये नॉन लिविंग की कैटेगरी में आते हैं। ये कैसे हैं? दे आर नॉन लिविंग। तो कहा जा सकता है, अच्छा ये कौन है? यहाँ से यहाँ तक का जो कंसेप्ट है वो है लिविंग, ये जीवित है। तो मतलब ये हो गया, एनसीईआरटी जो एक लाइन कहना चाहती है वो उसका मतलब यही है कि कोशिका से कम कोई भी, कम का मतलब लेस देन सेल, कोई भी संरचना जीवित नहीं हो सकती। तो ना तो आपका ये पानी जीवित है, ना NaCl, ना ये, ना कार्बोहाइड्रेट, ना ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो जीवन कहाँ से शुरू हुआ? सेल से। अब अगर यूनिसेलुलर है तो एक ही सेल में सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो जाएंगी। अगर वो मल्टीसेलुलर है तो यहाँ से वो डिवाइड होगा, टिश्यू में कन्वर्ट होगा, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम बनेगा, टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन सिस्टम, और फिर ऑर्गेनिज्म का निर्माण होगा, यानी कि हमारा शरीर बनेगा। तो छोटी इकाई लिविंग की क्या हुई? ये सेल जैसे। तो आप शायद इस बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि संरचनात्मक इकाई हम सेल को क्यों कहते हैं। यह इंपॉर्टेंट बात यह है, यहीं पर हम इसको लिखना चाहेंगे, कोशिका से कम, कोशिका से कम कोई भी संरचना प्रकृति में स्वतंत्र अस्तित्व प्रदर्शित नहीं करता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को शो नहीं करेगा। ये एनसीईआरटी की लाइन है, और इसे समझने के लिए हमें इस रास्ते से जाना ही पड़ेगा। मतलब एटम, मॉलिक्यूल, ये सभी नॉन लिविंग हैं, और यहाँ से लिविंग का प्रारंभन हुआ है, इनिशिएशन हुआ है। एक्चुअली नीट में एक बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, वो क्वेश्चन क्या था, इसी से रिलेटेड है कि सरल है, कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है इसमें, लेकिन इससे रिलेटेड है। क्वेश्चन ये था कि जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है,
इकाई होती है। उसमें जो ऑप्शन थे उसमें था एटम, ऑप्शन था मॉलिक्यूल, तीसरा ऑप्शन था उसमें सेल, एंड फोर्थ ऑप्शन था उसके अंदर टिश्यू। तो हमारे लिए राइट आंसर क्या बनेगा? हमारे लिए राइट आंसर बनता है ये सेल, क्योंकि यहाँ से जीवन की शुरुआत होती है। लेकिन इससे पहले जो चीज़ें हैं वो नॉन लिविंग हैं, मतलब एटम नॉन लिविंग है, मॉलिक्यूल नॉन लिविंग है, बट सेल इज़ द लिविंग इनिशियल फॉर्म ऑफ लाइफ। तो ये क्वेश्चन बन चुका था। अब हमारी जो डेफिनेशन थी उसमें दूसरा अब जो स्टडी है वो इसके फंक्शनल बेसिस पर है। तो कह सकते हैं कोशिका जीवन की क्रियात्मक इकाई भी मानी जाती है। क्यों जाती है? फंक्शनल यूनिट क्यों? फंक्शनल यूनिट ऐसे कि जब तक एक सेल, जीवित जो सेल है बॉडी के अंदर, वो काम नहीं करेगी, हमारा शरीर भी काम नहीं करेगा। इसे हम सरल भाषा में समझ सकते हैं। जैसे मान के चलो कि यहाँ पर हमारे शरीर में बहुत सारी सेल्स हैं, ठीक है, ये सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस होगा ओबियसली। अब इसमें यहाँ पर एक खास संरचना होती है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन का काम किया जाता है। अब आप देखो, एक साइड में होते हैं आर्टरीज, क्या इन्हें हम हिंदी में कहते हैं धमनी। धमनी शुद्ध रक्त को ले जाती हैं और ये हर सेल तक पहुंचाती हैं O2, हर सेल तक पहुंचाती हैं C6H12O6। और जो सिरा भाग होता है ना, ये जो सिरा भाग है, इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल है यानी कि CO2, उसे सिरा में छोड़ा जाएगा और वेस्ट मटेरियल है उत्सर्जी पदार्थ, ये पदार्थ भी कहाँ छोड़े जाएंगे? सिरा में। और सिरा से इनको उत्सर्जी अंगों तक पहुँचाया जाएगा, वहाँ से ये बॉडी से बाहर चले जाएंगे। और ये जो ऑक्सीजन है और ग्लूकोज है, ये हम ब्रीदिंग के जरिए और भोजन के जरिए ग्रहण करते हैं, ये हर सेल तक पहुँचाया जाता है। जैसे ग्लूकोज की ड्रिप है, सीधे ब्लड में ऐड करते हैं और वो पूरी सेल को उसकी सप्लाई मिल जाती है, जिससे कि हर कोशिका में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो समझे आप, मतलब ये कि हमारे शरीर की हर सेल काम करती है, तभी हमारा शरीर काम करता है, खास तौर से जीव। अब आप सोचो कि हर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया क्यों दिए गए? ये जो हम देख पा रहे हैं इन्हें हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहे हैं? एक्चुअली एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहे हैं। क्या? एनर्जी। किस फॉर्म में? ये एटीपी के फॉर्म में एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। एनर्जी से क्या होगा? फंक्शन। क्या होंगे? फंक्शन। एनर्जी से ही फंक्शन की प्रोसेस होगी। फंक्शन से खास तौर से मतलब है सेल से रिलेटेड मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी से मतलब क्या? उपापचय क्रिया। कोई पदार्थ बन रहा होगा या टूट रहा होगा। हमारे शरीर में दो ही तरीके की प्रोसेस होती है, या तो फॉर्मिंग रिएक्शन या फिर डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से हम मान सकते हैं कि कोशिका को क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक कोशिका जब काम करती है तभी हमारा शरीर काम करता है। इसीलिए आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि हमारे शरीर की हर कोशिका तक ऑक्सीजन की सप्लाई दी जाती है, CO2 की सप्लाई दी जाती है, तभी वो कोशिका काम कर पाती है। तो क्या हुआ कि हमारा शरीर सेल से बना है और हमारे हर सेल की एक्टिविटी की वजह से ही एक बॉडी फंक्शनिंग फॉर्म में आती है। यूनिसेलुलर की जो सारी फंक्शनिंग है वो एक ही सेल में होती है, और मल्टी सेलुलर के लिए वहाँ पर फिर टिश्यू का निर्माण किया जाता है। कोशिकाओं का समूह समान तरीके की फंक्शनिंग करता है, तब जाके हमारा शरीर वर्क करता है।
अब हम आपको ले चलते हैं टाइप्स ऑफ सेल के अंदर। तो टाइप्स ऑफ सेल, आखिर कोशिका के प्रकार क्या क्या है, ये प्रारंभिक लेक्चर है, आपको अच्छे से समझना भी है। तो टाइप्स ऑफ सेल दो प्रकार है, दो प्रकार की कोशिका होते हैं। कौन कौन से सर? पहली जो सेल है वो है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो का मतलब क्या होता है, जरा इन शब्दों पर ध्यान देना। प्रो का मतलब होता है प्राचीन या अल्प विकसित, अल्प विकसित ऐसे। एंड कैरियन का मतलब क्या होगा? कैरियन का मतलब होगा केंद्रक। केंद्रक का मतलब ओब्वियसली क्या हुआ? न्यूक्लियस। तो कह सकते हो जिन कोशिकाओं में प्राचीन केंद्रक होगा वो प्रोकैरियोट कहलाएंगी, तथा वह जीव जिनमें प्रोकैरियोट होंगे वो प्रोकैरियोटिक जीव कहलाएंगे। ठीक है। अब इन सेल के कैरेक्टर क्या होंगे? कैरेक्टर्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, ये बड़ी खास है, आप हमेशा याद रखना। पहला कैरेक्टर होता है इन के केंद्रक, केंद्रक झिल्ली रहित, केंद्रक झिल्ली रहित, यानी कि इनके केंद्रक पर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या? इनके जीनोम, इनके जीनोम मतलब डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन, कौन? हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित। क्या? अनुपस्थित। हिस्टोन प्रोटीन क्या होती हैं? याद रखना, H2A, H2B, H3, H4 एंड H1, ये हिस्टोन प्रोटीन है। इन्हीं की वजह से हम यूकैरियोटिक में गुणसूत्र देखने को मिलते हैं। क्रोमैटिन के फॉर्म में हिस्टोन प्रोटीन डीएनए को कॉइलिंग और कंडेंसेशन में मदद करता है, हालांकि नॉन हिस्टोन प्रोटीन इसमें मेन रोल प्ले करती है। लेकिन जो हिस्टोन प्रोटीन है वो डीएनए को स्थायित्व देता है। क्यों? क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन धनात्मक आवेशित होती है और क्षारीय प्रकृति की होती है, जबकि डीएनए ऋणात्मक एवं अम्लीय प्रकृति का होता है। तो उसे स्टेबिलिटी देने का काम ये करता है। लेकिन यूकैरियोट में ऐसा, प्रोकैरियोट में ऐसा नहीं होता। अब तीसरा पॉइंट क्या है? इनके कोशिका द्रव्य में झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित। कौन से? जैसे लवक, सूत्र कणिका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, कणिका आदि ये इसमें नहीं पाया चाहिए। ठीक है। तो फिर से समझ लो, इनके डिफरेंस हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन आपको ओवरऑल अभी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को समझने के लिए इन 3 पॉइंट्स को ध्यान रखना है। अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, लगभग हर साल नीट में क्वेश्चन आते हैं, हम अभी करेंगे भी। तो इनके 3 कैरेक्टर याद रखना है। केंद्रक पर केंद्रक झिल्ली नहीं है,
इनके जीनोम यानी कि डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। दूसरा, कोशिका द्रव्य के अंदर हमें कोई भी झिल्ली युक्त कोशिकांग इसमें नज़र नहीं आएगा। जैसे 2 झिल्लियाँ पाई जाती हैं लवक माइटोकॉन्ड्रिया पर, ये नहीं होंगे। इसके बाद ईआर, गोल्जी बॉडी, पेरोक्सिसोम, स्पिरोसोम, ग्लाइकोसोम, लाइसोसोम, इन पर एक झिल्ली होती है, ये भी प्रोकैरियोट में नहीं होंगे। सिर्फ राइबोसोम की प्रेजेंस हो सकती है क्योंकि राइबोसोम और सेंट्रोसोम पर झिल्ली नहीं पाई जाती। अब बात आती है कि ये प्रोकैरियोट कहाँ उपस्थित होंगे। प्रोकैरियोट की उपस्थिति, तो प्रोकैरियोट कोशिका कहाँ होना चाहिए? सरल भाषा में कहें तो मोनेरा के सदस्यों में। कहाँ होना चाहिए? मोनेरा के सदस्यों में उपस्थित। अब वो मोनेरा के सदस्य कौन कौन से होते हैं, हम उनके नाम दे देते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, इसे हम बीजीए नाम भी देते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर माइकोप्लाज्मा, ठीक है, एक्टिनोमाइसिटीज, ये आपको याद रखने होंगे, तो इनमें पाई जाती है। प्रोकैरियोट को डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट कौन था? प्रोकैरियोट को डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट था ये एंटोन वॉन लीवेनहॉक। इसकी खोज का जो श्रेय जाता है वो जाता है एंटोन वॉन लीवेनहॉक के नाम से। अब हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे एक यूकैरियोटिक कोशिका की। तो यूकैरियोटिक सेल कौन सी? यूकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक सेल। तो यू का मतलब क्या होगा? यू जब भी बायोलॉजी में आए ध्यान रखना उसका मतलब होता है ट्रू, और ट्रू या फिर विकसित। और कैरियन का मतलब क्या हो गया? कैरियन एज इट इज न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक। तो इसमें विकसित केंद्रक है, तो ये सेल क्या हो जाएंगी? यूकैरियोटिक सेल। अब बात आती है कि अच्छा ये सेल जिसमें पाई जाएंगी वो यूकैरियोटिक जीव कहलाएगा। इनके कैरेक्टर्स की बात हो जाए, कैरेक्टर्स, तो पहला कैरेक्टर क्या होना चाहिए? नंबर 1, इनमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित, नंबर 1 याद रखना। दूसरा पॉइंट क्या हो गया? दूसरा पॉइंट हो गया कि जीनोम में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंस होंगी। हिस्टोन के कारण ही डीएनए क्रोमैटिन के रूप में बदलते हैं और क्रोमैटिन बाद में फिर क्रोमोसोम में बदलते हैं। तो इनके जीनोम में हिस्टोन प्रोटीन ओबियसली वहाँ लिखा जा चुका है, हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित। तो जीनोम में हिस्टोन प्रोटीन पाए जाएंगे और इसी की वजह से एक डीएनए को स्थायित्व मिलेगा।
तीसरा पॉइंट याद रखना, कोशिका द्रव्य में झिल्ली युक्त कोशिकांग, कैसे? झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित, यानी कि झिल्ली युक्त कोशिकांग इसमें पाए जाएंगे। जैसे एक दो नाम लिखें, जैसे लवक, सूत्रकणिका, ER, GB, लाइसोसोम, ETC, ठीक है। तो इत्यादि ये झिल्ली युक्त कोशिकांग प्रेजेंस होंगे कहाँ? इनके कोशिका द्रव्य में। ये बड़ी खास कंसेप्ट है। अब बात यह है कि इनकी उपस्थिति क्या होना चाहिए। उपस्थिति, प्रेजेंस। आखिर प्रोकैरियोटिक सेल कहाँ पाए जाएंगे? तो कह सकते हैं, याद करो, हमने 5 जगत वर्गीकरण पढ़ा होता है। 5 जगत वर्गीकरण में हम देखें तो वहाँ पर जो मोनेरा के सदस्य हैं उनमें तो प्रोकैरियोट होगी। अब मोनेरा के अलावा जितने भी सदस्य होते हैं उन सब के अंदर हमें जो सेल नज़र आती है वो कैसी सेल नज़र आती है? वो आती हैं यूकैरियोटिक सेल। मैं आपको एक डायग्राम से इसको समझाता हूँ, ये डाइवर्सिटी में भी बहुत काम आता है। तो इस कंसेप्ट को यहाँ मैंने कहा ना, साइटोलॉजी कई सेंस में काम आते हैं, बायोलॉजी के हर हिस्से में काम आते हैं। जैसे ये, अभी हम इसकी डिटेल नहीं बता रहे हैं, बस आपको इसके नाम लिख रहे हैं। तो ये है मोनेरा, ये है प्रोटिस्टा, ये है प्लांटी, दिस इज फंजाई। फंजाई जिसे हम कवक कहते हैं, हाँ लोकल भाषा में फूफड़ या मूफड़ ऐसा कुछ कहते हैं। एनिमेलिया, एनिमेलिया मतलब जंतु। तो ये 5 जगतों, व्हिटेकर ने सभी जीवों को 5 समूह में बांटा था, 5 जगतों में बांटा था। तो यहाँ पर हम ये जो देख रहे हैं वास्तव में इसमें अगर लाइन खींची जाए तो यहाँ ये जो नीचे की साइड में है ये है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, और ये सब के सब हैं वो कौन है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इनके अंदर जितना भी ऑर्गेनाइजेशन होगा वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन होगा, यूकैरियोटिक सेल पाई जाएगी, और मोनेरा के सदस्यों में प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाएगी। जैसे कि हम यहाँ नीचे देख पा रहे हैं, आर्कीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसीट्स। तो उपस्थिति में के नाम पर हम क्या कहें? उपस्थिति कह सकते हैं प्रोटिस्टा, ठीक है। प्रोटिस्टा के कुछ नाम लिख लेते हैं, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम, यूक्लिना, है ना, ये प्रोटिस्टा के सदस्य हो गए। उसके बाद में जैसे प्लांटी है, क्या? प्लांटी का मतलब प्लांट्स होगा, चलो ये हम जानते हैं। इसमें जैसे शैवाल के लिए याद रखना, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, ये कुछ इम्पॉर्टेंट है जो अक्सर पूछा जाता है। अब उसमें जैसे आ जाता है अपना फंजाई। फंजाई में कौन आ जाएगा? फंजाई में आपके लिए हो गए ख़ास तौर से ईस्ट को याद रखना, ईस्ट यूकैरियोटिक है। पेनिसिलियम, इनमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है। क्लियर? प्लांट्स हो गए क्लेमाइडोमोनास।
अब आता है एनिमेलिया। कौन? एनिमेलिया। तो एनिमेलिया में कौन हो गए? एनिमल्स। एनिमल्स में भी यूकेरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। ये आपके डाइवर्सिटी जब पढ़ोगे तो बहुत काम आएंगे ये सब कुछ, ठीक है। तो अभी अभी हमने प्रोकैरियोट और यूकेरियोट की बात करी है। कैरेक्टर्स ये तीन आप हमेशा याद रखना, हालांकि हम इनमें आगे चल के डिटेल डिफरेंस की स्टडी करेंगे। तो केंद्रक झिल्ली उपस्थित है यूकेरियोट में, प्रोकैरियोट में नहीं है, इस तरीके से। अब हम आपको जैसे कुछ क्वेश्चन बने हैं, मैं पहले वो क्वेश्चन एक दो करा के फिर आपको हम यूकेरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर बता देते हैं, है ना। और प्रोकैरियोट हमारी एनसीईआरटी में बने हुए हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, जैसे पूछा गया है, क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, अभी नीट में रिसेंटली आया है, निम्न किस मॉड्यूल में भी लिखा है जीव में यूकैरियोटिक कोशिका विन्यास नहीं होता है, नहीं पाया जाता है। तो फिर उसके लिए ऑप्शन कुछ ऐसे थे, इसमें था क्लेमाइडोमोनास, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा था ऑप्शन, इसमें एनावीना। तीसरा ऑप्शन था ईस्ट। चौथा ऑप्शन क्लोरेला। फोर्थ ऑप्शन क्लोरेला। तो अल्टीमेटली ये छोटी छोटी चीज़ें हमें याद करनी पड़ेंगी, डाइवर्सिटी से आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इसमें हम देखें क्लोरेला एक सवाल है, इस एनाबीना एक बीजीए है। कौन है ये? बीजीए। तो इसमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन है। ईस्ट में यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन है, क्लेमाइडोमोनास में यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस टाइप के बेसिक जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी इसी स्टडी से कंप्लीट होते हैं। अब मैं आपको एक प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर स्टडी कराता हूँ। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, जिससे कि हमने अभी अभी जो स्टडी की है वो शायद कंप्लीट हो जाएगी। जैसे समझे, प्रोकैरियोटिक सेल कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। एक से हम दोनों की बातें समझ सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से, यहाँ पर ये सेल वॉल है, ये इसकी मेम्ब्रेन है, इस तरीके। ऐसे इसके मीजोसोम होते हैं, ऐसे ये। अब यहाँ से इसमें इजेक्ट होता है एक फ्लैजेला, ठीक है। और ये जो अपर साइड में स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं वो एक्चुअली ये एक कैप्सूल या स्लाइम लेयर मानी जाती है, ठीक है। ये इसमें यहाँ पर होगा डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए जो इस बैक्टीरिया का होता है। यहाँ एक और डीएनए होता है जिसे हम प्लाज्मिड नाम देते हैं।
इन मेम्ब्रेन से जुड़े हुए यहाँ कुछ खास स्ट्रक्चर नज़र आते हैं जिन्हें हम राइबोसोम कहते हैं। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन मार्क्स हैं, कुछ आपके गैस वैक्यूल मिल सकते हैं, इन्हें आगे स्टडी करेंगे। तो ओवरऑल एक शॉर्ट फॉर्म में समझा जाए तो ये एक बैक्टीरियल स्ट्रक्चर है। इसे हम कहते हैं मान के चलो ये कैप्सूल है, हम इनकी डिटेल बाद में करेंगे। ये इसकी क्या है, सेल वॉल है इसमें बैक्टीरिया में, एंड दिस इज़ सेल मेम्ब्रेन। ये इसके बाद में ये जो है ये है फ्लैजेला। क्या है, फ्लैजेला। फ्लैजेला में खास बात क्या है, फ्लैजिलिन से निर्मित, फ्लैजिलिन प्रोटीन से निर्मित कहा जाता है 9:2 अनुपात रहित। ये करैक्टर है यूकेरियोट का, 9:2 रेशो पाया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसे हम कहते हैं ये हैं 70S राइबोसोम, 70S राइबोसोम। इनका काम होता है प्रोटीन निर्माण। क्या, प्रोटीन निर्माण, ये ठीक है। अब इसके बाद में ये है इसका mRNA। ये जो संरचना हम देख रहे हैं इसे हम कहेंगे मीजोसोम। मीजोसोम पर काफ़ी स्टडी है, मॉडिफिकेशन ऑफ मेम्ब्रेन बताया जाता है। इनका काम है जैसे श्वसन है, श्वसन जैसे सेल वॉल, कोशिका भित्ति निर्माण, कोशिका भित्ति निर्माण। इसके बाद में है इनके अन्य फंक्शन है यहाँ पर ये चीज़। इसके बाद में हम इसे कह सकते हैं गैस वैक्यूल। मैं अभी स्ट्रक्चर के बेसिस पर आपको ये बात बता रहा हूँ, बाकी आप डिटेल आगे पढ़ोगे। ये है इसका जीनोम, है ना। इसके लिए कहा जाता है द्विकुंडलित चक्रीय DNA। ये मतलब इसे ऐसे लिखा जाता है dsDNA, है ना। G∼C अधिक इसके DNA में। क्यों? क्योंकि एक DNA में ख़ास तौर से जो संरचनाएं होती हैं वो कुछ ऐसे होती हैं। ये DNA मान लो तो एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन, इस तरीके से इसमें 2 बॉन्ड होते हैं, इसमें 3 बॉन्ड होते हैं। तो कहने का मतलब GC की मात्रा इसके जीनोम में ज़्यादा पाई जाती है। ये बात हो गई। tRNA की बात हो गई, ये tRNA। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं ये है प्लाज्मिड। अतिरिक्त गुणसूत्रीय DNA, ऐसे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA। तो ये आप जो देख रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल है, ख़ास तौर से कौन है, बैक्टीरिया। कौन है ये, बैक्टीरिया। अब आप याद करो, हमारा उद्देश्य ये है अभी इनिशियल फॉर्म में, सरल भाषा में इसको समझ लें, आगे हम इसकी पूरी डिटेल स्टडी करेंगे। मतलब ये कि हमने अभी प्रोकैरियोट में कैरेक्टर्स क्या पढ़े थे, नंबर 1, इनके केंद्रक पर केंद्रक झिल्ली नहीं होती। देखो ये डबल स्ट्रैंडेड DNA है जो इसका जीनोम कहलाता है, इस पर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंस नहीं है, नंबर 1। यूकेरियोट में हम NCERT को जैसे ही खोलेंगे तो वहाँ 2 डायग्राम है, वहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की प्रेजेंस है, हम आगे डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे। उसके बाद में दूसरा जो कैरेक्टर था वो ये था
कि हिस्टोन प्रोटीन, वो आप यहाँ देख नहीं सकते हो, वो आगे चल के समझ पाओगे। तीसरा कैरेक्टर था कि इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग प्रेजेंस नहीं होते। तो आप जरा समझिए कि इसमें कोई भी झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं है, ना तो माइटोकॉन्ड्रिया है, ना ईआर है, ना गोल्जी बॉडी है, ये सब प्रेजेंस इसमें नहीं है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में ये सब प्रेजेंस होते हैं। तो कहने का मतलब ओवरऑल ये हो जाता है कि हम ये बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो समझने में कैपेबल है। ठीक है, ये चीज़। अब हम यहीं पर एक छोटा सा बेसिक डायग्राम और बना लेते हैं जो होगा यूकैरियोट से रिलेटेड। मान के चलो कि एक सेल है, हम एनिमल सेल को ही ज़रा यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ इसका न्यूक्लियस है, ऐसे ही डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से। इसके ऊपर ऐसे ईआर होते हैं और इस तरीके से ईआर है। ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ये इसका न्यूक्लियस कहलाता है। इसमें क्रोमैटिन मटेरियल है, प्लस इसमें एक न्यूक्लियस भी पाया जाता है ना। इसी में अगर हम देखें तो यहाँ इनके ऊपर राइबोसोम की प्रेजेंस होगी, ऐसे ये राइबोसोम। ठीक है, यहीं पर हम देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया की प्रेजेंस मिल जाएगी कुछ इस तरीके से, ऐसे ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गए। यहीं पर अगर हम देखें तो इसमें गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स मिल जाएंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ ऐसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स मिल जाएंगे। हम यहाँ एक सरल भाषा में आपको इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स की प्रेजेंस मिल जाएगी। यहाँ पर हमें सेंट्रोसोम की प्रेजेंस मिल जाए, वो हाँ सेंट्रोसोम की प्रेजेंस देखने को मिलेगी। ये इसमें माइक्रोबिलाई है, ईआर है, स्पिरोसोम भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल कहा जाए तो ये एक यूकैरियोटिक सेल है। कौन है? यूकैरियोटिक सेल। ख़ास तौर से किसकी सेल है? एनिमल। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, बहुत डिटेल नहीं है, तो इसे कहते हैं माइक्रोविलाई। ये विलाई, ठीक है। ये क्या करते हैं? सरफेस एरिया बढ़ाते हैं सब्सटेंस के एब्जॉर्प्शन के लिए। तो ये है कौन? ये है सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन इस तरीके से फोल्ड हो जाती है और फिर सरफेस एरिया बढ़ाती है। ये हो जाएंगे अपने आर-ई-आर। आर-ई-आर का मतलब क्या हुआ? रफ, मतलब खुरदुरी। खुरदुरी क्यों? क्योंकि इन पर 80S राइबोसोम होते हैं। खुरदुरी ई-आर, इनके ऊपर ये हैं, ऐसे होते हैं इस तरीके से। ये तो ये कौन है? 80S राइबोसोम, 80S राइबोसोम। बाकी हम डिटेल में आगे बात करेंगे। ये कौन है? साइटोस्केलेटन। ये व्हाट इज दिस? तो ये है आपके लिए गोल्जी बॉडी, ये, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके। अंदर कौन है? क्रोमैटिन थ्रेड है। और ये कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। एंड व्हाट इज दिस? ये है सेंट्रोसोम, ठीक है। अब आप जो बेसिक, जिसके लिए मैंने ये दोनों डायग्राम बनाए, वो हम समझें। ये एक बैक्टीरिया का सेल है, मतलब एक प्रोकैरियोटिक सेल है, सरल, सिंपल। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, लेकिन इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं है, लेकिन इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग मौजूद हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन है, गोल्जी बॉडी पर सिंगल मेम्ब्रेन है, ईआर पर सिंगल मेम्ब्रेन है, ये स्ट्रक्चर मौजूद हैं। और हिस्टोन प्रोटीन की बात करी जाए
तो हिस्टोन प्रोटीन यूकैरियोट में होते हैं, प्रोकैरियोट के जीनोम में नहीं होते। ठीक है, ये चीज़ है, एक बेसिक इंफॉर्मेशन है अबाउट टू सेल। सेल का इंट्रोडक्शन, सेल की डेफिनेशन, डेफिनेशन में जो दोनों टर्म्स हैं उनकी पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन, ये बातें हुई। ठीक है, यहाँ से जो स्टडी होती है वो आगे की तरफ चलती है, कुछ जनरल सेल में स्टडी चलती है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं। सीएलसी इन स्थितियों में भी ये आपको क्लास प्रोवाइड करती है, जिसके लिए हम लोग एक तरीके से देखा जाए तो इस विपरीत परिस्थितियों में भी एक बेहतरीन काम कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप घर पर रहकर भी इन सभी चीज़ों को बेहतर तरीके से स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है, थैंक यू।